हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बेस्ट ऑडियो बुक्स में। दोस्तों, आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द बेट, एक शर्त, जो कि एंटोन चेखोव के द्वारा लिखी गई थी। इसे 1889 में पब्लिश किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। पतझड़ की एक गहरी अंधेरी रात थी। उस समय एक बूढ़ा बैंकर अपने स्टडी रूम में इधर से उधर घूम रहा था। उसे याद आ रही थी 15 वर्ष पहले की वो रात जिस दिन उसने एक दावत दी थी। उस पार्टी में काफ़ी सारे जर्नलिस्ट, स्कॉलर्स, ये सब व्यक्ति आए थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात चल रही थी। तभी वहाँ पर एक टॉपिक आता है मृत्युदंड। तो मेहमानों में कई विद्वान व्यक्ति, पत्रकार जो थे, वो भी इस मृत्युदंड के विरोध में ही थे। और वे सब मानते थे कि ये जो प्रथा है इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये अनैतिक है। कुछ लोगों का मानना था कि मृत्युदंड के स्थान पर आजीवन कारावास की जो सज़ा है वो पर्याप्त होनी चाहिए। तो बैंकर ने कहा, मैं भी इससे सहमत हूँ। वैसे ना तो मुझे मृत्युदंड का अनुभव है, ना ही आजीवन कैद का, लेकिन शायद मैं सोचता हूँ कि मृत्युदंड इस लाइफ इम्प्रिजनमेंट से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फांसी से उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाती है, लेकिन अगर उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिलती है तो वो धीरे धीरे मृत्यु तक जाता है। और इस तरह से सभी लोग वहाँ पर अपना मत रख रहे थे। तभी एक गेस्ट बोला कि दोनों ही तरीके एक जैसे इमोरल है, अनैतिक है, क्योंकि दोनों का पर्पस सेम है, इंसान की जान लेना। क्योंकि स्टेट और कोर्ट को ये कोई हक नहीं है कि वो किसी व्यक्ति की जान ले, जबकि वो इस चीज़ को दे नहीं सकता। और तभी वहाँ उस ग्रुप में एक लॉयर भी था जो लगभग 25 साल का था। जब उससे ओपिनियन पूछा गया तो वो बोला कि कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड और लाइफ इम्प्रीजनमेंट दोनों ही इमोरल हैं, लेकिन अगर इन दोनों में से मुझे एक चूज़ करना पड़े तो मैं निश्चित रूप से सेकंड को ही चूज़ करूँगा, क्योंकि जिंदा रहना मर जाने से तो काफ़ी गुना बेटर ही है। और इस टॉपिक पर एक अच्छा सा डिस्कशन चला। तो बैंकर थोड़ा सा जो यंग था, गुस्से में था, उसने अपना जो टेम्पर थोड़ा खो दिया और टेबल पर मुक्का मारते हुए ज़ोर से उस यंग लॉयर की तरफ गया और चिल्लाया, ये झूठ है। मैं तुमसे अभी 2 मिलियन की बैट लगाता हूँ कि तुम जेल में मुश्किल से 5 साल नहीं टिक पाओगे, और तुम कहते हो ये बेटर है। तो बात को थोड़ी सीरियस होने लगी। तो वो व्यक्ति जो लॉयर था वो कहता है कि अगर इतनी ही बात सीरियस है तो ठीक है, मैं भी बैट लगाने के लिए तैयार हूँ, और मैं 5 नहीं बल्कि 15 साल तक जेल में रह सकता हूँ। तो 15 साल, बैंकर ने कहा। ठीक है, डन, मैं 2 मिलियन की शर्त लगाता हूँ और तुम उसके बदले में अपना 15 साल। तो वो दोनों एग्री हो गए। तो लॉयर ने कहा कि इस तरह कि जो हम बैट लगा रहे हैं, देखते हैं इससे क्या प्रूव होगा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट बेटर है और मेरा फ़ैसला सही ही है या नहीं। तो बैंकर के पास काफ़ी पैसा था और वो लॉयर से कहने लगा कि इससे पहले कि देर हो जाए तुम होश में आ जाओ यंग मैन। मेरे लिए तो $2 मिलियन कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे 3-4 साल बर्बाद हो जाएंगी। और मैं 3-4 साल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा तुम टिक ही नहीं पाओगे। और ये भी मत भूलो कि दुखी आदमी वो ज़्यादा होता है जो अपनी मर्जी से बंधन में जाता है। तो तुम कभी भी खुद को जेल से आज़ाद कर सकते हो। जब ये आइडिया तुम्हारे माइंड में आएगा तो तुम्हारी सारी लाइफ जो है ड्यून हो जाएगी। मुझे तुम पर तरस आ रहा है, तुम एक बार फिर से सोच लो। और यही सब बातें वो यंग व्यक्ति जो बैंकर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, 15 साल से पहले की बात याद कर रहा है, तो वो यही बात थी। तो वापस से जो स्टोरी है प्रेजेंट में आती है। वो अपने स्टडी रूम में बैंकर इधर से उधर घूम रहा है, और उसे जब उस बैंकर की अपनी वो सारी बातें याद आने लगी तो उसने खुद से पूछा कि मैंने वो बैट आखिर लगाई क्यों थी, मुझे इससे क्या मिला। उस बेचारे लॉयर को अपनी लाइफ के इम्पॉर्टेंट 15 साल उसने खो दिए, और मैंने $2 मिलियन। और इसे प्रूव क्या होगा कि कैपिटल पनिशमेंट ज़्यादा बेटर है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो ये सब बकवास था, मेरे जैसे आदमी के लिए बस टाइम पास था, पर उस लॉयर को पैसों का लालच और कुछ नहीं। और फिर से एक बार ये स्टोरी पास्ट में चली जाती है। उसे याद आता है कि उस शाम पार्टी के बाद क्या हुआ। उन्हें डिसाइड किया गया कि वो लॉयर जो है बैंकर के घर में एक गार्डन में थोड़ा सा विंग है, अलग से एक रूम है, वहाँ पर ऑब्जर्वेशन में रहेगा। और
उसे इस दौरान में किसी से मिलने की परमिशन नहीं होगी, ना ही वो किसी से बात कर पाएगा, ना ही वो किसी को लेटर्स लिख पाएगा। उसे न्यूज़पेपर्स, लेटर्स कुछ भी नहीं मिलेगा। बस उसे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे लाइक पियानो वगैरह, कुछ बुक्स पढ़ने के मिलेंगी, वाइन पीने के लिए मिलेगी और स्मोकिंग की परमिशन भी होगी। और अगर उसे कुछ मांगना होगा तो वो लेटर पर लिख करके एक नोट खिड़की से बाहर रख दिया करेगा और उसकी विश पूरी हो जाया करेगी। तो काफ़ी छोटी छोटी बातों पर डिसाइड की गई क्या होगा, कैसे होगा। एग्रीमेंट के हिसाब से उसे सिर्फ साइलेंट कम्युनिकेशन यानी इशारों में ही बात करनी थी और वहाँ पर एक छोटी सी विंडो थी ताकि वो बाहर की दुनिया को थोड़ा बहुत देख सके और उसे जो भी ज़रूरत हो वो उस नोट के ज़रिए वो मंगा लेता था। तो इन छोटी छोटी बातों की डिटेल्स रखने के बाद जब उस लॉयर को अंदर जाना था, उस दिन डेट थी 14 नवंबर 1870 रात को 12 बजे और उसे लगभग 14 नवंबर 1885 को रात 12 बजे तक 15 साल तक उस रूम में नज़रबंद रहना था। और इस बेट में एक कंडीशन और थी कि अगर इस दौरान में वो व्यक्ति भागने की कोशिश करता है और अगर वो 5 मिनट का भी हेर-फेर करता है तो ये $2 मिलियन उसे बैंकर नहीं देगा। तो स्टार्ट हो जाता है उसका ये टाइम पीरियड। तो इस लॉयर के शॉर्ट नोट से पता चलता था कि अपने इम्प्रिजनमेंट के फर्स्ट ईयर में तो वो बहुत ज़्यादा बोरी था, काफ़ी बोरियत महसूस करता था, काफ़ी अकेलापन महसूस करता था क्योंकि एकदम से इतनी बड़ी दुनिया को छोड़ कर के एक रूम में चले जाना तो थोड़ा मुश्किल था। उसके विंग से दिन रात पियानो की आवाज़ें आती थी। उसके वाइन, टोबैको ये सब चीज़ें वो नहीं लेता था क्योंकि वो कहता था कि ये जो चीज़ें हैं ये प्रिजनर की बहुत बड़ी दुश्मन हैं और वैसे भी अकेले बैठकर वाइन पीना उसे अच्छा नहीं लगता था और सिगरेट वगैरह से वो कहता था कि रूम में धुआं फैल जाता है जिससे रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसने इन चीज़ों से लेने से मना कर दिया। पहले साल में लॉयर ने पढ़ने के लिए कुछ हल्की फुल्की सी बुक्स जैसे लव स्टोरीज़, क्राइम स्टोरीज़, फैंटेसी, कॉमेडी इस टाइप की बुक को पढ़ना प्रेफर किया। फिर सेकेंड ईयर में पियानो का साउंड आना थोड़ा कम हुआ और लॉयर थोड़ा क्लासिक बुक्स की ओर टर्न हुआ। फिफ्थ ईयर में म्यूज़िक फिर से चालू हो गया और प्रिजनर अब थोड़ी बहुत वाइन वगैरह की डिमांड भी करने लग गया था। जो लोग उस पर नज़र रख रहे थे इस दौरान वो कहते थे कि इस दौरान में वो सिर्फ खाता है, पीता है और बेड पे पड़ा रहता है, जमाइयाँ लेता रहता है यानी उबासियाँ लेता रहता है और काफ़ी टाइम तो वो गुस्से में खुद से बड़बड़ भी करता है और यहाँ तक इसने अब बुक्स पढ़ना भी छोड़ दिया है। कभी कभी वो रात को उठकर बैठने लिख जाता है, बहुत देर तक लिखता रहता है। मॉर्निंग में उठकर वो सभी जो चीज़ें उसने रात को लिखी थी उन्हें वो फाड़ देता है और कई बार तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता भी है। इस तरह से उसका वो टाइम बीत रहा होता है। फिर 6 ईयर के सेकंड हाफ आते आते प्रिजनर ने वापस से स्टडी को स्टार्ट कर दिया है। अब वो लैंग्वेजेस, फ़िलासफ़ी और हिस्ट्री इस तरह की बुक्स में, इस तरह के सब्जेक्ट्स में अपना ध्यान लगाता है और बैंकर जो है जो उसकी बुक्स को प्रोवाइड करता था अब उसके लिए वो बुक्स देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसकी रिक्वेस्ट पर उन 4 सालों में लगभग 600 बुक्स उसे प्रोवाइड कराई जाती हैं और अभी उसका पैशन चल ही रहा था कि बैंकर को प्रिजनर से एक लेटर मिला जिसमें लिखा था, माय डियर जेलर, मैं ये लाइंस जो है इस नोट पर लाइन है वो 6 लैंग्वेजेस में लिख रहा हूँ और तुम इन लाइंस को प्लीज़ अपने एक्सपर्ट्स को दिखाना और अगर इसमें एक भी मिस्टेक नहीं मिलती है तो तुम मुझे बताना मत, तुम अपने गार्डन में एक गन फायर कर देना ताकि मुझे पता चल जाए कि ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ये वेस्ट नहीं है। हर कंट्री के जीनियस जो हैं अलग अलग भाषाएं बोलती हैं लेकिन उसके अंदर की जो चीज़ होती है वो सेम ही होती है। काश मैं आज जो हेवनली सुख का अनुभव कर रहा हूँ ये मैं तुम्हें बता पाता कि मैं कितना अच्छा फील कर रहा हूँ। इसके बाद उस प्रिजनर की उस विश को पूरा किया जाता है और जो बैंकर है वो गार्डन में 2 गन को फायर कर देता है यानी उसकी जो भी चीज़ें वो पढ़ रहा है कर रहा है उसकी मेहनत वेस्ट नहीं जा रही है। और इस तरह से करते करते लगभग 10 साल गुजर जाते हैं। लॉयर अब जो है अपनी टेबल पर बैठकर न्यू टेस्टामेंट बाइबल को पढ़ रहा होता है। बैंकर को ये बात थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि जो आदमी 4 साल में 600 बुक्स पढ़ चुका होता है वो आज एक पतली सी छोटी सी बुक को पढ़ने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है। तो न्यू टेस्टामेंट पढ़ने के बाद अब वो जो लॉयर था वो रिलीजन्स, थियोलॉजी यानी ब्रह्म विद्या वगैरह इन सब की बुक्स को, ट्रिटीज़ वगैरह को पढ़ना शुरू कर देता है और अपने कन्फाइनमेंट यानी उसकी जब छूटने वाला होता है उस लास्ट के 2 सालों में वो इतनी सारी बुक्स पढ़ता है, एक के बाद एक के बाद एक कंटिन्यू वो पढ़ता रहता है। और अब वो मेनली नेचुरल साइंस, बायरन, शेक्सपियर इनको पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करता है।
फिर वो नोट्स लिखकर केमिस्ट्री, मेडिसिन की बुक, नॉवेल, फिलोसफी, थियोरीज, इस तरह की बुक्स की वो लास्ट 2 ईयर्स में डिमांड करता है और उन्हें वो पढ़ लेता है। वो बुक्स पढ़ने में ऐसे बिजी था जैसे किसी समुद्र में गोते खा रहा हो, अपनी लाइफ सेव करने के लिए एक के बाद एक बुक को पढ़ रहा हो। बैंकर को ये सब कुछ याद आ रहा था। उसने वापस जब प्रेजेंट में आज गया है ये स्टोरी, तो वो बैंकर वापस सोच रहा है कि कल ठीक 12 बजे उस लॉयर को फ्रीडम मिल जाएगी और एग्रीमेंट के हिसाब से जो फिक्स हुआ था मुझे उसे 2 मिलियन देने होंगे। अगर मैं पैसा देता हूँ उसे तो अब मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, मैं बर्बाद हो जाऊँगा, क्योंकि 15 साल पहले की बात दूसरी थी। उस टाइम उसके लिए वो 2 मिलियन डॉलर कुछ नहीं था, लेकिन आज उसके पास पैसा नहीं है, वो कर्ज में है, स्टॉक एक्सचेंज में रिस्क लेता है, गैम्बलिंग में लेता है, फिजूल खर्ची करता है। इस तरह से वो करते करते आज ऐसी हालत में है कि उसके पास 2 मिलियन डॉलर देने के लिए नहीं है। यहाँ तक कि बुढ़ापे में भी उस बैंकर के शौक कम नहीं हुए हैं, इसलिए उसका जो थोड़ा बहुत बिजनेस था वो भी धीरे धीरे अब ठप होता है। तो वो व्यक्ति कहता है बैंकर खुद से कि अगर मैंने इसको ये पैसे दे देते हूँ तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाता हूँ। और वो सोचने लगता है कि ये आदमी अब तक मर क्यों नहीं गया, वो अभी सिर्फ 40 साल का है और अब मेरा बचा कुचा जो थोड़ा बहुत पैसा है वो ये ले लेगा, उसके बाद ये शादी करेगा, अपनी लाइफ एंजॉय करेगा, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाएगा और एक अच्छी लाइफ जिएगा, और मैं बेगर की तरह से देखूँगा, चिढ़ता रहूँगा। ये इंसान हर रोज़ मुझे एक ही बात सुनाएगा कि आपकी वजह से मेरी लाइफ आज इतनी अच्छी है और अब मेरी बारी है आपकी हेल्प करने की, अगर आप चाहो तो नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस अब वो व्यक्ति सोचता है कि इस तरह की बेइज्जती, इस तरह की बैंकरप्सी, दिवालिया होने से बचने के लिए एक ही अब चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ, वो है कि इस व्यक्ति को कल छूटने से पहले मरना पड़ेगा। तभी जो क्लॉक घड़ी होती है उसमें 3 बज चुके होते हैं, रात के 3 बज रहे होते हैं, सभी लोग सो रहे होते हैं, चारों तरफ एकदम खामोशी होती है। विंडो के बाहर जब वो देखते हैं तो वहाँ पर पेड़ों के सरसराने की आवाज़ें आ रही होती हैं, और तभी वो बैंकर खड़ा होता है, अपने उस सेफ में से दरवाजे की चाबी निकालता है जो 15 सालों से बंद था, अपनी चाबी को ओवरकोट की पॉकेट में रखता है और घर से बाहर जाता है। बाहर वो देखता है काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, पूरे गार्डन में एकदम अंधेरा हुआ था, बर्फ़ जैसी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे और उस डार्क में उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो बैंकर को ना तो ग्राउंड दिखाई दे रहा था, ना वहाँ पे उसकी गार्डन में लगा हुआ एक स्टैचू, वो गार्डन विंग कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो बहुत धीरे धीरे से चलकर गार्डन विंग के पास पहुँचता है और अपने वॉचमैन को आवाज़ लगाता है, वॉचमैन वॉचमैन, लेकिन वहाँ से कोई भी आवाज़ नहीं आता। शायद वो ख़राब मौसम के कारण वॉचमैन कहीं पर कोने में बैठा होगा और सो चुका होगा। तो अगर बैंकर सोचता है कि अगर मुझे इंटेंशन पूरी करनी है तो मुझे अब ये बेस्ट टाइम है, और इस पर जो भी शक है वो भी वॉचमैन पर जाएगा। तो अंधेरे में सीढ़ियों को पकड़ पकड़ कर वो अपना रास्ता ढूंढते ढूंढते उस गार्डन विंग के हॉल में चला जाता है। फिर वहाँ एक छोटे से रास्ते में वो घुसकर मैच बॉक्स निकालता है अपना और माचिस जलाता है और देखता है कि चारों तरफ कोई है तो नहीं। वहाँ पर बगैर किसी, यानी वो खिड़की में से जब उस रूम की हालत देखता है तो वहाँ पर एक बेड होता है, उस पर बेड क्लॉथ भी नहीं होता बल्कि काफ़ी सारी बुक्स का ढेर होता है, और वहाँ कोने में एक आयरन स्टोव रखा होता है। और वो जो लॉयर है उसके रूम में गेट पर एक सील लग रही थी, क्योंकि वो ताला 15 साल से बंद था, तो उसे कोई खोले ना और खोले तो पता चल जाए, इसलिए उस पर सील लगाई हुई थी। अब ओल्ड मैन क्या करता है, अपने हाथ की माचिस को जो बुझ गई है फिर से चलाता है। थोड़ा सा उसका हाथ काँप रहा है तो वो अंदर पहले झांक कर देखता है, तो देखता है कि प्रिजनर के रूम में एक छोटी सी कैंडल जल रही है जिसकी बहुत धीमी धीमी सी लाइट थी, और वो प्रिजनर एक टेबल पर बैठा हुआ है। बस उसकी बैक, सर के बाल, ये थोड़ा बहुत चीज़ें दिखाई दे रही थी। रूम में कारपेट है, टेबल है, 1-2 चेयर्स हैं और काफ़ी सारी बुक्स। बैंकर काफ़ी टाइम तक उसे देखता रहता है, लेकिन प्रिजनर बिल्कुल भी इधर उधर हिलता डुलता नहीं है। इस 15 साल के दौरान उसने चुपचाप एक जगह पर बिना हिले डुले बैठना सीख लिया था। फिर बैंकर ने फिंगर से अपनी विंडो पर टैप किया कि उधर से कोई रेस्पॉन्स आता है या नहीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर बैंकर ने बहुत धीरे से उस दरवाजे की सील को तोड़ा, लॉक में चाबी घुमाई और क्योंकि लॉक में थोड़ा जंग लग गया था तो उसे खोलने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन वो फिर दरवाज़ा खुल गया।
बैंकर जो है एक्सपेक्ट कर रहा कि दरवाज़ा खुलने के बाद लॉयर कुछ रिएक्ट करेगा, चीखेगा, पलटेगा, कुछ तो करेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लगभग 3 मिनट गुजर गए। रूम में अभी भी उतना ही सन्नाटा था जितना डोर ओपन से पहले था। टेबल के सामने एक आदमी बैठा था, लेकिन वो किसी नॉर्मल इंसान से एकदम अलग लग रहा था। और इंसान के नाम पर वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ हड्डियों का ढांचा यानी कंकाल था। उसके जो बाल थे वो औरतों की तरह लंबे हो चुके थे, काफ़ी कर्ली थे। उसकी दाढ़ी एकदम इधर-उधर छितरी सी फैली हुई थी। उसका फेस का कलर एकदम येलो था, गाल अंदर तक धँसे हुए थे, पीठ एकदम पतली थी और उसके हाथों में उसने अपना सिर को पकड़ रखा था और हाथ इतने पतले थे जैसे कि हड्डी, और उसको देखने से भी डर लग रहा था। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो वो इंसान की हालत ऐसी थी कि कोई भी उसे देखकर नहीं बोल सकता था कि ये अभी सिर्फ 40 साल का है। वो टेबल पर अपना सिर झुकाए बैठा था, लेकिन उसी के सामने टेबल पर एक पेपर की शीट लिखी थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। तो वो बैंकर अपने दिल में सोचता है कि ये बेचारा 2 मिलियन के सपने देख रहा है और मुझे तो इसको मारने में भी टाइम भी नहीं लगेगा। बस इसे धक्का दूंगा और इसके मुंह पर पिलो रखूंगा और ये मर जाएगा। लेकिन इसे मारने से पहले मैं इस पेपर को पढ़ लेता हूँ। तो वो व्यक्ति, वो बैंकर उस पेपर को उठाता है और पढ़ना शुरू करता है। बैंकर ने टेबल से वो शीट उठाई और पढ़ने लगा। कल रात ठीक 12 बजे मुझे फ्रीडम मिल जाएगी और मैं भी कॉमन लोगों की तरह आज़ाद लाइफ जीऊँगा। लेकिन ये रूम छोड़ने से पहले, कल का सूरज देखने से पहले, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहूँगा। मैं अपने पूरे होशो-हवास में गॉड की कसम खाकर डिक्लेयर करना चाहता हूँ, ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि मुझे इस फ्रीडम, लाइफ, हेल्थ, ये दुनिया की सारी खुशियाँ हैं वो इन किताबों में मिली है और अब मुझे किसी और चीज़ की कोई चाहत नहीं है। 15 सालों तक मैंने दिल लगाकर किताबें पढ़ी हैं, दुनिया की हर खुशी को जिया है। वो लॉयर कहता है कि मैंने इस दौरान बढ़िया से बढ़िया वाइन पी, गाने गाए, जंगली सुअर, हिरणों, इनका शिकार किया, उन सुंदर सुंदर परियों को देखा जो कवियों की कल्पनाओं में होती हैं। मैंने इन किताबों के ज़रिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ा, माउंट ब्लॉक, एल्ब्रुज, इन पर चढ़कर मैंने वहाँ से सूरज को उगते हुए देखा, शाम को ढलते हुए देखा। मैंने उन पहाड़ों, समुद्रों को पर्पल गोल्ड कलर में बदलते देखा। अपने सर के ऊपर आसमान, बादलों में चमकती हुई बिजली, हरे भरे खेत, नदियाँ, झरने, शहर, गांव, इन सब में मैं इन 15 सालों के दौरान में घूमा हूँ। मैंने मरमेड्स को गाते हुए सुना है, मुरली की मीठी मीठी आवाज़ें सुनी है, खूब सारा पियानो बजाया है और इन किताबों के ज़रिए मैंने जहन्नुम की गहराई तक पहुंचा हूँ। मैंने वो जादू देखा है जिसने शहरों को जलाकर खाक कर दिया, नए नए रिलीजन बनाए, अपनी सारी दुनिया को मुट्ठी में कर लिया है। तुम्हारी ये बुक्स ने मुझे एक ऐसी विजडम दी है जो सदियों से जो कुछ इंसान ने जाना है, समझा है, वो सब अब मेरी इस छोटी सी खोपड़ी में है। और मैं ये भी जानता हूँ कि अब मैं तुम सबसे कहीं ज़्यादा अक्लमंद हूँ और अब मैं तुम्हारी इन किताबों, दुनिया के हर सुख को, हर तमन्ना को ठुकराता हूँ। हर चीज़ बेमतलब है, सिर्फ़ और सिर्फ मिराज है, आँखों का धोखा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। बेशक तुम्हें खुद पे प्राउड होगा, बेशक तुम अक्लमंद होगे, खूबसूरत होगे, मगर ये मत भूलना कि डेथ एक दिन ये सब कुछ मिटा देगी। तुम्हारा नामो निशा भी नहीं बचेगा। तुम्हारा बीता हुआ कल, आने वाला कल, सब मिट जाएगा। ये सारी दुनिया तुम्हें भूल जाएगी। तुम्हारी सारी अकल, अक्कड़ एक दिन में ही मिट्टी में मिल जाएगी। तुम पागल हो, तुमने एक गलत रास्ता पकड़ा है, झूठ को हमेशा सच माना है, बदसूरती को ही खूबसूरती समझा है। तुम हैरत में पड़ जाओगे अगर कभी अचानक पेड़ों पर एप्पल, ऑरेंज, इनके बदले छिपकलियाँ उगाएं। ठीक ऐसे ही मैं तुम्हें देखकर हैरान हूँ। तुमने हेवन के बदले इस धरती को चुना है। तुम जैसे हो, जो भी हो, मैं तुम्हें जानना नहीं चाहता। इसलिए आज मैं तुम्हें दिखा देना चाहता हूँ कि किस चीज़ के पीछे तुम मरते हो। मैं तुम्हारे द्वारा दिए जाने वाले उन 2 मिलियंस को भी नहीं चाहता हूँ जो कभी मुझे जन्नत का सपना दिखाते थे। लेकिन आज मुझे इन पैसों से नफ़रत है। इस पर मेरा राइट है, लेकिन आज मैं इसे खुद ही छोड़ता हूँ और मैं एग्रीमेंट के हिसाब से आज 12 बजे से 5 मिनट पहले यहाँ से चला जाऊँगा ताकि हमारा वो एग्रीमेंट टूट जाए और तुम्हें मुझे वो 2 मिलियन पे ना करना पड़े।
और बैंकर ने जब ये सब पढ़ा तो उसने पेपर की शीट वहाँ पर रखी, उस प्रिजनर के माथे पर किस किया और रोने लगा। फिर वो विंग से बाहर आया और लाइफ में बड़े बड़े जो उसने लॉस हुए थे, कभी इतना हारा हुआ फील नहीं किया था जितना वो आज कर रहा था। वो आया, अपने बेड पर लेट गया, लेकिन उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग वॉचमैन भागता हुआ आया और बोला कि प्रिजनर को विंडो के रास्ते गार्डन में जाते हुए देखा गया है। वो गेट तक पहुंचा और वहाँ से वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो सारी सर्वेंट्स के साथ बैंकर तुरंत विंग में गया, वहाँ देखा तो प्रिजनर जा चुका था और इस तरह से अब उसे वो 2 मिलियन भी पे नहीं करने पड़ेंगे। तभी उस बैंकर ने उस पेपर की शीट को उठाया और वापस आकर अपने सेफ के लॉकर में बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इनसे हमें काफ़ी सुंदर मॉरल मिलती है, जैसे मनुष्य के द्वारा जितनी भी विश की जाती हैं इस दुनिया में, ये जो भौतिकवादी दुनिया है, पैसा है, ये सब वर्थलेस है। सिर्फ़ और सिर्फ हमारे द्वारा जो अर्जित नॉलेज है वो ही काम आती है। और इसके द्वारा एक सेकंड थीम और है इस स्टोरी की कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट बेटर थी या फिर मृत्युदंड, जो कि स्टार्टिंग में जिस पर ये शर्त रखी गई थी। तो ऐसा माना गया कि शायद लाइफ इम्प्रिजनमेंट बेटर है, क्योंकि इसमें व्यक्ति मरता नहीं है बल्कि उसको अपने कैरेक्टर को डेवलप करने का एक अच्छा मौका भी मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड बहुत सारी इसी तरह की स्टोरीज़ को सुनने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्लीज़ एक बार जाकर उन्हें विज़िट कीजिए। थैंक्स।